हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बचत क्या है। पहले हम लोगों ने आय के बारे में देखा, फिर व्यय के बारे में देखा, व्यय क्या होता है, फिर हम लोगों ने बचत के बारे में जाना कि बचत क्या है। तो बचत करना एक परिवार के लिए और हर व्यक्ति के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बचत का क्या महत्व है कि बचत से हमारी मानसिक संतुष्टि होती है। वृद्धावस्था में जो भी कोई दिक्कतें आएँ उसके लिए हम लोग कम से कम कुछ पैसे सेव करके रखते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए रखते हैं। कोई भी दिक्कतें हो, जब मतलब जिस तरीके से एक जीवन चलाने के लिए आय की ज़रूरत है, मनुष्य की आवश्यकताएँ भी बहुत हैं। तो अगर हम उसको खर्च भी करेंगे तो लेकिन बचत करना भी ज़रूरी है। बचत के हमने 3 तत्व बताए थे। कौन कौन से? एक बचत की इच्छा थी कि जो इच्छा होनी चाहिए बचत करने के लिए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी, आप ये सोचेंगे कि आज हम जी रहे हैं, कल का हमने क्या देखा है, आज आराम से हम जितने पैसे आ रहे हैं उतना हम खर्च करें, तो आप बचत नहीं कर सकते। आप बचत नहीं कर सकते हैं। ये बचत की इच्छा हो गई। फिर दूसरा क्या है कि बचत की सुविधा। बचत की सुविधा के लिए जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब चीज़ें बचत, ये सब जगहों पे बचत करने के साधन होते हैं। कई तरीके होते हैं कि कई खाते खुलाए जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पर आप बचत कर सकते हैं। जो भी आपके पास पैसे हैं, कुछ पैसे जमा कर सकते हैं। ये क्या हो गया? बचत के साधन हो गए। उसके बाद क्या हुआ? बचत की इच्छा, बचत के साधन, फिर बचत की क्षमता। बचत करने के लिए अगर आपके पास आपकी उतनी आय ही नहीं है और आपके खर्च ज़्यादा हैं, तो आप पैसे कहाँ से बचत करेंगे? उसके लिए क्या? बचत की क्षमता, उसकी क्षमता भी तो होनी चाहिए हर व्यक्ति की, कि आपके पास 4,000 रुपये आ रहे हैं, आपका मंथली खर्च ही 5,000 है, तो आपकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप उसको बचत कर पाएँ किसी तरीके से। तो आप आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, आपकी बहुत ही कम इनकम है, तो आप बचत की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? बचत की इच्छा हो गई और बचत के साधन हो गए। अब हम देखेंगे उसके आगे हम लोगों ने देखा था कि बचत के साधन कौन कौन से थे, जिसके बारे में आज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। बचत के साधन क्या थे? बैंक था, एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत पत्र था, जीवन बीमा था, भविष्य निधि है, अंश है, शेयर है, बहुत से ऐसे हैं कि जो बचत के साधन हैं। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके हम लोग उसके बारे में समझेंगे और यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन बने भी हैं। तो हम लोग देखेंगे कि बैंक क्या है। बैंक क्या है? यह एक व्यावसायिक संस्था है। क्या है? एक व्यावसायिक संस्था है। बैंक व्यावसायिक संस्था है। ठीक, ये एक व्यावसायिक संस्था है कि ये किससे लिया गया है? ये बैंकों से लिया गया है, और यह इटालियन शब्द से बना है। बैंको जो है वह इटालियन शब्द से बना है। बैंक क्या है? एक व्यावसायिक संस्था है। यह बैंकों से लिया गया है और यह इटालियन शब्द से बना है, कि जिसका अर्थ होता है कि बेंच पर बैठकर मुद्रा को बदलना। ये बैंक क्या है? यहाँ पर पैसा जो है वह सुरक्षित होता है। यहाँ पर पैसा जो है वह सुरक्षित होता है। यह राष्ट्र के हित के लिए होता है। जो पैसे होते हैं वह क्या होता है कि राष्ट्र के हित के लिए होता है। तो हमने देखा कि बैंक क्या है। बैंक एक व्यावसायिक संस्था है जो बैंकों से लिया गया है। यह इटालियन शब्द से बना है और बैंकों का अर्थ क्या हुआ कि
बेंच पर बैठ के मुद्रा को बदलना। बैंक में क्या होता है कि वह आपने जो पैसे जमा किए हैं, फिर उसके बाद एक महीने आपने इस मंथ आपने कितने जमा किए, 4,000 जमा किए, फिर आप नेक्स्ट मंथ आपने कुछ पैसे जमा किए, फिर आप उस ऐसे करके जमा करते जाएंगे। फिर उसके बाद आप जब चाहेंगे तो आप निकाल भी सकते हैं। इसके लिए कई प्रकार के चेक हैं और कई प्रकार के खाते खुलाए जाते हैं। तो ये बैंक उसी लिए होता है, यहाँ पर पैसे आपके जो होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, और ये जो पैसा होता है ये राष्ट्र के हित के लिए होता है, क्योंकि वो लोग यूज़ करते हैं, सरकार इसको यूज़ करती है। फिर उसके बाद लेकिन आपका पैसा जो होता है वो सेफ़ होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बैंक लोन कैसे देगी, मतलब बैंक जो है वो अगर आपको लोन लेना होगा तो बैंक लोन जो है वो कैसे देगी। कि बैंक लोन कैसे देगी ना, ये देखेंगे कैसे देगी, या इसके लिए बैंक को लोन देने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। क्या होगा 4CS। अब हम लोग एक एक देखेंगे। ये क्या है, कैरेक्टर। पहला क्या है कैरेक्टर, और दूसरा क्या है कोलेट्रल कैपेसिटी। कैपेसिटी है और तीसरा है कोलेट्रल। चौथा है कैपिटल। तो ये 4 हो गए। कौन कौन से, पहला सी से कैरेक्टर हो गया, दूसरे सी से कैपेसिटी हो गई, और तीसरे सी से कोलेट्रल हो गया, और चौथे से कैपिटल हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टर। सबसे पहले कैरेक्टर में ये देखते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है। कहीं आप लोन ले रहे हैं तो आपके पास आपकी संपत्ति कितनी है, आप कहीं किसी के पैसे को लेके भागे तो नहीं हैं। ये देखा जाता है, आपकी संपत्ति को देखा जाएगा, किस पर आपको लोन देंगे वो लोग, मतलब बैंक आपको किस पर लोन देगा। कल को अगर आप पैसे नहीं चुका सकते हैं, आप कोई दिक्कत हो गया, आप लोन ले रहे हैं, तो अगर आप किस चीज़ पे लोन लेंगे, आपके पास संपत्ति है या नहीं, आपके पास कोई जॉब है या नहीं, उसको देखेंगे। और कहीं आप पैसे को लेके किसी के पैसे को लेके नहीं भागे हैं। इस तरीके से कई चीज़ों को इसमें देखा जाता है। ये कैरेक्टर हो गया। इसमें हमने बताया कि सबसे पहले ये देखेंगे आपकी क्षमता कितनी है। आप कैरेक्टर में आप देखेंगे कि आपकी क्षमता कितनी है, आप पर कितना लोन है, तो किसी के पैसे को लेके आप भागे नहीं हैं। यही सब कैरेक्टर में देखा जाता है। और कैपेसिटी में आपकी क्षमता को देखी जाती है कि अगर आप पैसे को नहीं चुका पाए, आप लोन को नहीं भर पाए, तो आपकी क्षमता है। और आप अगर लोन ले रहे हैं इतना, तो आप किस चीज़ पर ले रहे हैं, आपकी संपत्ति कितनी है। तो आप कल को आप लोन नहीं चुका पाए तो वो आपकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी, वो ले ली जाएगी। तो आपकी क्षमता को देखा जाता है। कोलेट्रल क्या है कि किस चीज़ पे आप लोन लेंगे। कोलेट्रल में ये देखा जाएगा किस चीज़ पर आपको लोन लेना है, मतलब आप गिरवी किस चीज़ को रखेंगे। आप गोल्ड पे ले रहे हैं लोन, या नौकरी पे ले रहे हैं लोन, या आप ज़मीन पे ले रहे हैं, किस चीज़ पर आप लोन ले रहे हैं, ये कोलेट्रल निर्धारित करता है। कैपिटल में ये देखा जाएगा कि सब कुछ लोन पर है या आपने कुछ लगाया है, और आपने कुछ लगाया है तो कितना लगाया है, कि कुछ आपने भी लगाया है कि सब कुछ जो भी आपने लिया, जितना लिया, जो लिया वो भी सब कुछ लोन पे ले लिया। ये कैपिटल में देखा जाता है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि कैरेक्टर में ये देखेंगे कि आपकी क्षमता कितनी है, आपने जो लोन लिया है या जो लोन ले रहे हैं किस पर ले रहे हैं। कहीं आप किसी के पैसे को लेके या
कोई आप पे केस तो नहीं चल रहा, कहीं किसी के पैसे को लेके आप भागे तो नहीं हैं, ये देखा जाएगा। और कैपेसिटी में ये देखा जाता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप किस चीज़ पर लोन ले रहे हैं। उसके बाद कोलेट्रल जो होता है वो जो आप गिरवी रख रहे हैं, किस चीज़ों पर ले रहे हैं, गोल्ड पे ले रहे हैं कि ज़मीन पे ले रहे हैं, नौकरी पे ले रहे हैं, किस चीज़ पे ले रहे हैं। और कैपिटल ये होता है कि सब कुछ लोन पर ही है या आपने अपनी तरफ से भी कुछ पैसे लगाए हैं। ये हो गया 4CS। फिर बैंकों में हम देखेंगे कि बैंकों में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं। क्या देखेंगे कि कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से? अब हम इन खातों को देखेंगे कि कौन कौन से खाते हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। फिक्स अकाउंट, पहला क्या है कि फिक्स अकाउंट। फिक्स अकाउंट जिसे क्या कहते हैं, FD भी कहते हैं। इसे निश्चित जमा खाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित जमा खाता, इसे निश्चित जमा खाता भी कहा जाता है। और इसे क्या है, अस्थाई खाता के नाम से भी जानते हैं। अस्थाई खाता, अस्थाई खाता के कहते हैं, अस्थाई खाता के नाम से। इसमें क्या होता है कि आप बैंक में जो होता है, इस खाते में आप कई साल के लिए आप पैसे जमा करते हैं। इस खाते में आप कई साल के लिए पैसे जमा करते हैं और अगर आप बीच में चाहें पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालते भी हैं तो आपको उतना उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। जैसे आपने 10 लाख रुपए जमा किए, कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। और अगर आप 4 साल बाद उसको निकालेंगे तो 10 लाख की जगह वो 11 लाख मिलेगा। लेकिन अगर आप बीच में निकाल लेंगे तो वो जो 1 लाख रुपए आपको ब्याज नहीं मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो यही क्या है कि फिक्स अकाउंट या निश्चित जमा खाता, अस्थाई खाता। दूसरा क्या है? RD, और इसे क्या कहते हैं? रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसे रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं? आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता में जिस तरीके से इसमें लिखा है कि आवर्ती मतलब इसमें बार बार पैसे को जमा करना पड़ता है। जैसे आप एक निश्चित धनराशि को बार बार जमा करेंगे कि जैसे आपने जमा किया, कुछ पैसे जमा किए, पहली बार आपने 1 लाख रुपए या जो भी है आप 2000 रुपये जमा कर दिए, फिर आप निश्चित करेंगे तो पर मंथ 200 रुपये पर मंथ इसमें आपको जमा करना पड़ेगा। यही क्या है? आवर्ती जमा खाता। जब इस तरीके से होता जाएगा, जब हमारी RD कंप्लीट हो जाएगी तो इससे एक हमारे पास बड़ी धनराशि आ जाएगी। इसमें फिर से एक बार समझते हैं आवर्ती जमा खाता क्या है कि आवर्ती जमा खाता या RD क्या है। इसमें क्या होता है कि हम एक पहले कुछ पैसे जमा कर देंगे बैंक में, फिर क्या करेंगे कि एक निश्चित धनराशि जैसे 500 आपने निर्धारित कर ली, उसको पर मंथ आप जमा करते जाएंगे और जब आपकी RD कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक बड़ी धनराशि आपको मिल जाएगी। जैसे आप 50 रुपये जमा कर रहे हैं या 100 रुपये जमा कर रहे हैं, 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो 100 रुपये क्या करेंगे, इसको एक बार नहीं कि हम 100 जमा कर दिए फिर दूसरी बार हम 20 रुपये जमा करेंगे, इसको 100 रुपये पर मंथ जमा करेंगे। और ये जितनी दिन की RD होगी, जब आपकी RD कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक बड़ी धनराशि मिलेगी। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हम देखेंगे कि बचत खाता। तीसरा क्या है? बचत खाता। बचत खाता में क्या है? इसमें हम देखते हैं कि इसे सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं।
ये जन सामान्य मतलब एक पब्लिक के लिए, जन सामान्य के लिए होता है। किसके लिए? ये जन सामान्य के लिए होता है, जन सामान्य के लिए होता है। और आरडी एफडी से इसमें क्या होता है? कम ब्याज मिलता है। किससे? आरडी और एफडी से कम ब्याज मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि चौथा चालू खाता। कौन सा? चालू खाता देखेंगे। चालू खाता क्या है? इसे करंट अकाउंट कहते हैं। चालू खाता इसे क्या कहेंगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसमें क्या होता है? इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप जितनी बार पैसे जमा करना चाहें जमा कर सकते हैं और जितनी बार निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इसमें ब्याज नहीं मिलता है। इसमें आप चाहे जितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं, चाहे जितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं और चाहे जितनी बार पैसे निकाल सकते हैं। और क्या होता है कि चाहे जितनी बार आप जमा कर सकते हैं चाहे जितनी बार निकाल सकते हैं, इसमें ब्याज नहीं मिलता। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस खाते में ब्याज नहीं मिलता? किस खाते में? चालू खाते में। और किस में कौन सा खाता ऐसा है कि जितनी बार चाहे आप जमा कर सकते हैं और जितनी बार चाहे निकाल सकते हैं? तो आप क्या करेंगे कि चालू खाता में, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट को क्या कहेंगे? बचत खाता को हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। ब्याज नहीं मिलता है। ये हो गए 4। अब हम देखेंगे कि गृह बचत खाता। गृह बचत खाता को पहले हम लोग समझते हैं कि गृह बचत खाता क्या होता है। यह किसके लिए होता है? गृहिणी एवं बच्चों के लिए। इसको देख लेते हैं। गृहिणी और बच्चों के लिए होता है, ये किसके लिए होता है? गृहिणी और बच्चों के लिए होता है। जैसे हम लोग क्या करते थे पहले जब छोटे थे तो क्या करते थे? एक गुल्लक खरीदते थे और गुल्लक खरीदते थे तो उसमें क्या करते थे कि हम लोग कुछ पैसे, जो हम लोगों के पास पैसे होते थे इकट्ठा होते थे, उसको उस गुल्लक में डालते जाते थे और जब गुल्लक भर जाता था तो उसको वो काफ़ी वजन हो जाता था और हम लोग को देख के बहुत खुशी मिलती थी। ये एक तरीके से पैसे बचत करने का एक साधन है। ये क्या है? बचत करने को एक मतलब बचत कैसे किया जाता है इसको सिखाने का एक साधन है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें बैंक से एक बॉक्स दिया जाएगा और बॉक्स, वो कर्मचारी, बैंक से कर्मचारी आएगा, वो आपको बॉक्स देगा और बॉक्स देने के बाद उसको बंद करके वो चाबी अपने पास लेते जाएगा। आप क्या करेंगे? जो भी आप उसमें जो भी आपके पास बचत होगा आप उसमें डालते जाएंगे। कर्मचारी आएगा, जब बैंक से कर्मचारी हफ्ते महीने जब भी आएगा तो देखेगा अगर बॉक्स में जितना पैसे रहेंगे वो उसको निकाल कर जितने पैसे हुए रहेंगे उसकी एक रसीद काट कर गृहिणी को या उसके घर के किसी सदस्य को वो दे देगा कि इतने पैसे इस बॉक्स में हुए थे और वो पैसा, उस रसीद उसके पास रहेगी और कर्मचारी जो है वो पैसा जो है वो लेके जाएगा, बैंक में जमा कर देगा। तो ये गृहिणी के लिए है कि इससे आसानी से आप बचत कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जो गृहिणियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी ये उनके लिए है। तो इससे ये एक तरीके से बचत को कैसे किया जाता है इसको सिखाने के लिए होता है। अब हम आगे देखेंगे कि बैंक में जब हम लोग खाता खुलवाते हैं, बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तो दो हम लोगों को क्या दिए जाते हैं? 2 बुकलेट दिया जाता है।
बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तो बुकलेट दिया जाता है, वो बुकलेट क्या है, कौन कौन से उसको देते हैं। एक क्या है, चेकबुक है, चेकबुक, और दूसरा क्या है, पासबुक। पासबुक। अब चेकबुक के बारे में हम लोग देखते हैं कि चेकबुक क्या है। चेकबुक में क्या होता है कि इसमें जो हम मतलब चेकबुक में क्या होता है कि इसको चेक काट कर, रसीद काट कर दे दी जाती है कि इसमें किस तरीके से लेन देन किया जाता है, इसके बारे में बताता है कि आप चेकबुक में आप चेक करके आप रसीद काट के आप किसी को दे देंगे तो वो आराम से उस चेक को ले जाकर पैसे को निकाल सकता है। चेक भी कई प्रकार के होते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे। ये चेकबुक हो गया। और पासबुक में क्या होता है, उसी लेन देन का कि जो आपने कितने पैसे दिए हैं, किसने कितना निकाला है, कब निकाला है और कितने अकाउंट में आपने जमा किए हैं, सारी चीज़ों का पासबुक में इसका ब्यौरा होता है। पूरी आपने क्या किया, कितना कब कब जमा किया है, किस डेट को जमा किया है, कितना निकाला है, कितना किसको दिया है, ये सब चीज़ों का ब्यौरा इस पासबुक में होता है। अब हम देखेंगे पासबुक को देखकर हम किसी की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि चेक के प्रकार। चेक के प्रकार, चेक के प्रकार हम देखेंगे, ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। एक चेक होता है आदेशक चेक, आदेशक चेक, और हुआ कि वाहक चेक, वाहक चेक, इसे बैरियर चेक भी कहते हैं, बैरियर चेक भी कहते हैं। तीसरा क्या है, रेखांकित चेक, और भी कई चेक होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेखांकित चेक जो होता है ये 2 प्रकार के होता है। अब हम देखेंगे कि वाहक चेक या बैरियर चेक क्या है। वाहक चेक या बैरियर चेक, वाहक चेक या बैरियर चेक क्या है। बैरियर चेक क्या है, ये वाहक चेक क्या होता है, इसमें ये बहुत ही खतरनाक चेक होता है, बहुत ही खतरनाक चेक होता है। यह बहुत ही खतरनाक चेक होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये चेक खतरनाक क्यों है, क्योंकि अगर जैसे किसी को चेक काट के दे दिया गया है और वो चेक आपके रास्ते में कहीं गिर गया, कहीं खो गया, तो वो चेक जो भी यात्री पाएगा, जो भी व्यक्ति उस चेक को पाएगा, कोई भी इस चेक का भुगतान करवा सकता है। मतलब गिर जाने पर, गिर जाने, चेक के गिर जाने या खो जाने पर, जो व्यक्ति इस चेक को पाएगा वह इसका भुगतान करवा सकता है। तो हमने क्या कहा, वाहक चेक, बैरियर चेक क्या है कि ये खतरनाक चेक है। क्या है, एक खतरनाक चेक है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि अगर ये चेक आपने, जैसे किसी को हमने काट के दे दिया, या तो आपने ही किसी को ये चेक काट के दे दिया और वो चेक आप कहीं जा रहे हैं, वो गिर गया, तो वो चेक जो पाएगा वो उसका ले जाके बैंक में आसानी से भुगतान करवा सकता है। ये वाहक चेक या इसी को बैरियर चेक भी कहते हैं। अब हम दूसरा चेक देखेंगे कि आदेशक चेक। आदेशक चेक, आदेशक चेक, इसे ऑर्डर चेक भी कहते हैं, ऑर्डर चेक। ये चेक क्या होता है, सुरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिग्नेचर का मिलान किया जाता है,
अब हम पहले एक चीज़ देखेंगे कि चेक जो है, ऐसा नहीं है कि आदेशक चेक उसका वो अलग तरीके का होता है, वाहक चेक अलग तरीके का होता है, मतलब जो भी बैरियर चेक है वो अलग तरीके का हुआ, रेखांकित चेक अलग हुआ, ये ऐसा नहीं है। चेक जो है ये एक कागज़ की तरह इसी तरीके से होता है, ये ऐसे होता है, ठीक। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सारे लिखा रहता है, और ये यहाँ पर बीच में ऐसे रहता है कि यहाँ, और इसमें अमाउंट भरने के लिए रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी उसमें, सारी जैसे ऑर्डर लिखा रहेगा और जो भी चीज़ें रहेंगी। रेखांकित चेक के लिए आप क्या करेंगे, बाएं साइड की दो ऐसे निशान, दो समांतर रेखाएं खींच देंगे, तो यही एक सिंबल होता है कि जिससे वो पता चलेगा कि ये रेखांकित चेक है, मतलब चेक एक ही है, उसमें सारी चीज़ें हैं, आप उस पर टिक कर देंगे तो वो ऑर्डर चेक बन जाएगा। उसके भरने का तरीका अलग होगा, आपको जो चेक भरना होगा उसी तरीके से भरना होगा, वो उसी चेक में बदल जाएगा। हम देखते हैं कि आदेशक चेक में हमने क्या कहा कि इसमें क्या होता है, ये सुरक्षित होता है, और इसमें ऑर्डर का, इसमें जो होता है सिग्नेचर का मिलान करवाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने बताया ना कि इस तरीके से होता है, तो क्या रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा ऑर्डर, ठीक, और आप इस पर टिक कर देंगे। ये सुरक्षित है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। ये किससे सुरक्षित है, वाहक चेक और बैरियर चेक से। अब और यहाँ पर क्या होता है कि जो बैंक के अधिकारी होंगे, जो बैंक के कर्मचारी होंगे, वो उस हस्ताक्षर का मिलान करवा के उसके बाद आपको जो आपकी धनराशि लिखी होगी उसको दे देंगे। अब हम तीसरा देखते हैं, रेखांकित चेक। रेखांकित चेक को किस नाम से जानते हैं, क्रॉस चेक। रेखांकित चेक, इसे किस नाम से जानेंगे, क्रॉस चेक। तो रेखांकित चेक क्या हुआ कि रेखांकित चेक जो इसे क्रॉस चेक कहते हैं, इसमें बाईं ओर दो इस तरीके से लिखा, इस तरीके से रहेगा, दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएंगी। जिस तरीके से ऑर्डर में इस तरीके से आप ऐसे टिक करेंगे, वैसे या इसमें क्या होता है, इस तरीके से लिखा होगा अकाउंट पे, इस तरीके से लिखा होगा, और आप क्या करेंगे, इस पर टिक करेंगे। तो इसी तरीके से होता है रेखांकित चेक में। रेखांकित चेक में क्या हुआ कि इसमें जो है बाईं ओर आप दो समानांतर रेखा खींच देंगे, और जिस तरीके से आपने देखा कि आपने बताया कि ऑर्डर पे आप टिक कर देंगे कि ये ऑर्डर चेक हो गया, और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से लिखा होगा अकाउंट पे, तो आप क्या करेंगे कि इस पर टिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेखांकित चेक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र पैसे होते हैं, आपके हाथ में इसका जो धनराशि लिखी होगी उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होता है कि सरल रेखांकित चेक, सरल रेखांकित चेक, और दूसरा क्या हुआ, विशेष रेखांकित चेक, विशेष रेखांकित चेक। अब सरल रेखांकित चेक में क्या हुआ कि इसका भुगतान, जैसे हमने आपको या आपने हमको दिया, हमने आपको दिया एक चेक काट कर, ठीक, और सरल रेखांकित में क्या हुआ कि वो आप लेके गए, तो वो क्या हुआ, वो आपके अकाउंट में जाएगा, या आपके अकाउंट में जा सकता है, आप चाहे तो किसी और अकाउंट में उसको भेज सकते हैं सरल रेखांकित चेक में। विशेष रेखांकित चेक में कि हमने दिया है तो वो जिसको हमने दिया है प्राप्तकर्ता को, उसी के अकाउंट में वो चेक जाएगा। ये प्राप्तकर्ता या उस किसी अन्य के अकाउंट में भी जा सकता है। रेखांकित चेक क्या है कि अकाउंट टू अकाउंट आप ट्रांसफ़र होता है, उसकी जो उसमें भुगतान जो धनराशि लिखी होती है वो आपके हाथ में नहीं दी जाएगी। रेखांकित चेक में ये होता है, बाईं ओर दो समानांतर रेखा खींच दी जाएगी। चेक जो हैं सारे एक ही प्रकार के होते हैं, उसमें ऊपर बस थोड़ा बहुत आप अंतर कर देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कि ये ऑर्डर चेक में कन्वर्ट हो गया, और ये रेखांकित चेक में हो गया, ये वाहक चेक हो गया, ये बैरियर चेक हो गया। जो भी हैं जितने प्रकार के चेक हैं, सारे चेक एक ही जैसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, और उसके बाद रेखांकित चेक दो प्रकार की होती है, सरल रेखांकित चेक, विशेष रेखांकित चेक। सरल रेखांकित चेक में क्या हुआ कि इसमें क्या करते हैं कि जब किसी ने आपको दिया चेक काट कर, तो आप ले जाएंगे, तो आप अपने या
आप किसी और अन्य के खाते में आप उसको पैसे भिजवा सकते हैं, उसके अकाउंट में आप पैसे डलवा सकते हैं। लेकिन विशेष रेखांकित चेक में क्या होगा, जिसके अकाउंट में आप मतलब प्राप्तकर्ता जो है, जो लिया है चेक, उसी के अकाउंट में वो पैसे धनराशि जाएगी। अब हम आगे देखेंगे कि उपहार चेक। उपहार चेक क्या है? उपहार चेक होता है कि ये शादी विवाह इन सब फंक्शन पे ही उपहार चेक दिया जाता है। उपहार चेक। तो अभी तक हम लोगों ने 4 चेक पढ़े। एक वाहक चेक, वाहक चेक, और दूसरा क्या देखा हम लोगों ने कि एक वाहक चेक और रेखांकित चेक, रेखांकित चेक, और ये तीसरा आदेशक चेक, आदेशक चेक, उपहार चेक, अब हम लोग देखेंगे कि कोरा चेक। कोरा चेक क्या है? तो कोरा चेक क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो होता है कोरा, जिससे तरीके से नाम से ही लिखा है कि कोरा, इसमें कोई धनराशि भरी नहीं होती है। कोरा चेक, इसमें क्या होता है कि कोई भी धनराशि भरी नहीं होती है, ब्लैंक पूरा चेक होता है और इस पर कोई धनराशि नहीं लिखी होती है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपको चेक काट के दे दिया जाएगा और यहाँ पर वो जो चेक काट रहा है वो सिग्नेचर कर देगा और आप ले जाएंगे कर्मचारी से, बैंक के कर्मचारी से आप सिग्नेचर करवाएंगे। आपकी जितनी धनराशि है वो धनराशि आप भर के पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि आपके बैंक में उतने पैसे ही नहीं, आपके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है और आप उससे ज़्यादा धनराशि भर दें, तो वो जो है चेक निरस्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो वो चेक जो है वो मान्य नहीं होगा। आप उतना ही चेक डालिए, उतना ही अमाउंट भरिए जितना कि आपके अकाउंट में है। तो ये कोरा चेक है। अब हम देखेंगे कि सीमित राशि चेक। सीमित राशि चेक, इसको क्या कहते हैं? ओपन चेक। सीमित राशि चेक, इसको क्या बोलेंगे? सीमित राशि चेक क्या होता है? ये भी कोरे चेक की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि ये चेक होता है और इसमें भी धनराशि जो होती है वो लिखी होती है कि, और जब चेक काटने वाला क्या करेगा, ऊपर धनराशि लिख देगा कि 5,000 6,000 जो भी है, मान लीजिए 2,000 लिख दिया, तो आप क्या करेंगे कि इसी के अंदर की धनराशि निकालेंगे। 1,999 तक निकाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर की धनराशि आप नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, इसी के अंदर की धनराशि निकालेंगे, उसके ऊपर की धनराशि नहीं निकाल सकते हैं। आप भर की जितनी आपकी इच्छा होगी, आप चाहे 100 200 1,000 500 1,500 जितनी इच्छा होगी निकालेंगे, लेकिन जो भी धनराशि निकालेंगे वो 2,000 के अंदर की निकालेंगे। तो ये क्या हो गया? सीमित राशि चेक। अब हम देखेंगे कि पूर्व तिथीय चेक। पूर्व तिथीय चेक, इसमें इस चेक में क्या होता है कि ये चेक है, चेक काट के जो मतलब चेक काट के आपको दिया जाएगा, उस चेक में उस मतलब एक तिथि, जैसे आज जो दिन है इसके पहले की वो तिथि अगर लिख दी जाएगी, उस तिथि से अगले 6 महीने तक आप पैसे निकाल सकते हैं। आप उस तिथि से 6 महीने तक आप पैसे निकाल सकते हैं, जो भी तिथि आप लिख दिया जाएगी। इसको पूर्व तिथि मतलब ये पहले की तिथि इसमें लिखी जाएगी। और एक होता है उत्तर तिथि चेक। उत्तर तिथि चेक, यहीं पर हम आपको दोनों समझाते हैं कि दोनों क्या है। ये पूर्व तिथि चेक है, ये उत्तर तिथि चेक है। उत्तर तिथि, इसमें पहले की तिथि लिखेंगे, पहले की तारीख लिखेंगे, इसमें बाद की तारीख लिखेंगे। जैसे आज जो भी डेट है, आप 3 महीने बाद की लिख दीजिए। आप लिख दीजिए 2024 चल रहा है, तो 2025 आप लिख दीजिए 5 फरवरी 2025। ठीक। अब 2025 से 6 महीने तक ये मान्य होगा। आप उसके पहले पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये उत्तर तिथि चेक है कि 5 फरवरी से 2025 तक आप ये निकाल पाएंगे।
तो इन दोनों में क्या होता है कि जो डेट हम लिख देंगे उसी डेट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसी डेट से 6 महीने मान्य होगा। हम ये देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं कि एंटीडेटेड चेक, और इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड चेक। तो ये दोनों हो गए, एक पूर्व तिथि चेक हो गया और एक पोस्ट डेटेड चेक हो गया, जिसे कहते हैं उत्तर तिथि चेक। अब आगे हम लोग देखेंगे कि निसार चेक क्या होता है। निसार चेक क्या होता है कि निसार चेक होता है कि जो जैसे चेक कोई काट के बहुत जैसे चेक कटा हुआ पड़ा हुआ है, आपने कहीं रख दिया। ऐसे नोट अगर कभी हम लोग देखिए, आप कहीं पड़ी होगी, फटी हुई नोट होगी या गल गई होगी, ऐसी नोट होती है। तो उसी तरीके से कभी कोई चेक काट के दे दिया और वो गल गया है या फट गई है, तो ऐसे चेक को निसार चेक कहते हैं कि ऐसा चेक बैंक जो है वो मान्य नहीं करता और ऐसे चेक पे कोई वो धनराशि आपको नहीं देगा। ऐसे चेक को निसार चेक कहते हैं। निसार चेक क्या होता है कि इसमें हम लिख देते हैं कि निसार चेक क्या होता है कि इसमें ये चेक जो होता है, जैसे किसी ने आपको काट कर दे दिया, ये चेक अगर आपको काट के दे दिया, इसमें एक एक्सपायर तिथि होती है। अगर चेक एक्सपायर हो गया है तो आप उसका भुगतान नहीं करवा पाएंगे। पहले क्या था कि आप 6 महीने इसका भुगतान नहीं, अगर 6 महीने तक आप करवा लिए उसके बाद नहीं करवा सकते। अब आरबीआई ने इसको बदल दिया है, 6 महीने की जगह 3 महीने कर दिया है। कितना? 6 महीने की जगह इसको 3 महीने आरबीआई ने कर दिया है, 6 माह की जगह। तो ये क्या हो गया? निसार चेक। अब विकृत चेक देखते हैं। विकृत चेक क्या होता है कि ये जैसे जो भी चेक है गल गया, फट गया, ऐसे चेक को आप लेके जाएंगे कि जो समझ में नहीं आएगा कि सिग्नेचर कहाँ किया हुआ है और वो गला हुआ है, ऐसे चेक पर भी कोई भुगतान नहीं होता है। बैंक के कर्मचारी, ये तो बैंक में ऐसे चेक पर कोई भी भुगतान नहीं, कोई धनराशि आपको नहीं दी जाएगी। ये विकृत चेक हो गया। निसार चेक में क्या हुआ कि वो आपको चेक काट कर दे दिया था, वो क्या हो गया था? एक्सपायर हो गया। उसके बाद आप लेके पहुँचे, तो आप जिस दिन वो चेक कटा, आप 6 महीने तक अगर पहले लेके जाते तो वो चेक पर आपको भुगतान मिलता। लेकिन अगर 6 महीने तक आप नहीं ले गए, तो वो क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। और जो दूसरा चेक है, लेकिन आरबीआई ने इस 6 महीने की जगह इस 3 महीने चेक को कर दिया है, 3 महीने तक वो चेक मान्य होगा। उसके बाद विकृत चेक में क्या है कि अगर कटा है, फटा है, ऐसे भी कोई चेक है तो उसको विकृत चेक कहते हैं। तीसरा चेक है इसी तरीके से अप्रतिष्ठित चेक। क्या? अप्रतिष्ठित चेक। ये अप्रतिष्ठित चेक क्या होता है कि अगर आपने सिग्नेचर मिलाया गया, कभी कभी ओवर राइटिंग कर दी जाती है, तो ऐसे चेक पर भी बैंक आपको भुगतान नहीं देगा, कोई भी धनराशि आपको नहीं देगा। कि अगर ओवर राइटिंग कर दी गई या सही तरीके से सिग्नेचर मिलान करवाया गया, इस तरीके से सिग्नेचर किया गया कि सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, ओवर राइटिंग हो गई है, तो भी क्या होगा कि आपको चेक नहीं दिया जाएगा। यात्रा चेक क्या होता है कि आपके अकाउंट में, जैसे आपको कहीं ये यात्रियों के लिए होता है जो बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, ये चेक उनके लिए होता है। तो चेक जो है आप अकाउंट में पैसे जमा कर दीजिए कि हम बाहर जा रहे हैं, 50,000 रुपये आप रास्ते में चोरी की डर की वजह से नहीं ले जाना चाह रहे हैं, तो आप अकाउंट में उस पैसे को जमा कर दीजिए। फिर आप चेक काट कर उसको लेके जाइए। आप इसको कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी आप चाहें किसी भी बैंक से इसको निकलवा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यात्रा चेक। ये यात्रियों की सुविधा के लिए होती है और चोरी से, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए होती है। तो आज हम लोगों ने बैंक के बारे में पढ़ा, बैंक के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। उसके बाद आज हम लोगों ने बैंक के जो खाते हैं उसके बारे में जाना कि खाता कौन कौन सा है, उसके बारे में हमने जाना। अब उसके बाद हम लोगों ने देखना चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक कैसे काट के दिया जाता है, विकृत चेक क्या होता है और अप्रतिष्ठित चेक क्या होता है, निसार चेक क्या होता है, यात्रा चेक क्या होता है, सीमित राशि चेक क्या होती है, जिसे ओपन चेक बोलते हैं, इसको सीमित राशि चेक क्या होती है, कोरा चेक क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैंक, ये इस तरीके से चेक, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।